वेलकम टू शुक्ला आई डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आई डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अर्थशास्त्र पेपर 1 बीए द्वितीय वर्ष। बहुत दिनों से मांग कर रहे थे आप लोग कि बीए द्वितीय वर्ष सर, बीए सेकेंड ईयर का इकोनॉमिक्स पढ़ाइए। और आप लोगों की ये भी मांग है कि पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाइए। और भी जिन सब्जेक्ट की मांग हो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सामने चैप्टर 1 है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 1 के बारे में। और ध्यान रखेंगे चैप्टर 1 किसका है, तो पेपर 1 का है, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स पेपर 1। इकोनॉमिक्स पेपर 1 में बीए सेकंड ईयर में आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नेशनल इनकम एनालिसिस, मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, इसका मतलब होता है, आपको यहाँ पे बता दूं, नेशनल इनकम मतलब होता है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय का विश्लेषण हम देखेंगे, उसके बाद में उसी के साथ साथ मुद्रा एवं बैंकिंग। तो इससे जुड़े हुए समस्त पहलुओं का हम अध्ययन करते हैं। सिलेबस की वीडियो जल्द अपलोड कर देंगे। ठीक है, चिंता मत करिए आप लोग, बस हमारे साथ बने रहें। और पेपर 2 के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं मित्रों, विद्युतीय वर्ष अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या चर्चा करते हैं, लोक वित्त एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। लोक वित्त मतलब अगर अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो अंग्रेजी में बताएंगे तो तुरंत समझ में आएगा। पब्लिक फाइनेंस, जिसको लोक वित्त कहते हैं हिंदी में, उसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, पब्लिक इनकम कहते हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्राइवेट एंड पब्लिक गुड्स देखेंगे, पब्लिक डिपेंडेंट मतलब वो देखेंगे, हम एडवेंचर देखेंगे। ठीक है, ये सारे मुद्दों को हम चर्चा करते हुए, ठीक है, इस चर्चा करते हुए फिर आगे बढ़ते हुए इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हमारे भारत का अंतर्राष्ट्रीय दबदबा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार से चल रहा है। ये सारे मुद्दों को हम चर्चा करेंगे सेकंड पेपर के अंतर्गत। अब रही बात फर्स्ट पेपर के अंतर्गत। फर्स्ट पेपर के अंतर्गत हम नेशनल इनकम को डिस्कस करते हैं। नेशनल इनकम में, जैसे नेशनल इनकम में बहुत सारे उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसका मेथड देखते हैं। ठीक है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, ये सारे मुद्दों को देखते हैं। वैल्यू ऑफ मनी देखते हैं, बैंकिंग देखते हैं, ठीक है, सेंट्रल बैंकिंग देखते हैं, इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी देखते हैं, इंडियन मॉनेटरी मार्केट देखते हैं हम, फॉरेन एक्सचेंज देखते हैं। ठीक है, विदेशी व्यापार, विदेशी जो एक्सचेंज होता है उसको देखते हैं, उसका कॉन्सेप्ट मतलब इस प्रकार से देखते हैं। मैं जब सिलेबस पढ़ाऊंगा तो उसमें विस्तार से आपको समझा दूंगा क्या क्या चीज़ें हम चर्चा करते हैं। उससे पहले जान लेते हैं, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय की अवधारणा। किसके बारे में, राष्ट्रीय आय की अवधारणा के बारे में चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। इसको देखेंगे कि विभिन्न समाज मतलब विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने किस प्रकार से इसकी परिभाषा दी है। आइए चर्चा करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आय की अवधारणा को समझने से पहले उसका अर्थ जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए राष्ट्रीय आय लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नीचे तमाम सारे शब्द लिखे हुए हैं। इन सभी को आपको समझना है, पढ़ना है आराम से, बिल्कुल आसान भाषा में समझना है। क्योंकि जो इकोनॉमिक्स होती है उसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत धीरे से, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब एक प्रकार से मैं बोलूँ तो बोल सकता हूँ इसको कि मतलब एकदम से इकोनॉमिक्स को जिया जाता है। क्या किया जाता है, जिया जाता है। इसमें एकदम से घुल मिल करके पढ़ा जाता है इसको। राष्ट्रीय आय से अभिप्राय, अभिप्राय क्या होता है, साधारणतः किसी देश में एक वर्ष में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की विशुद्ध मात्रा से होता है। मतलब ऐसा नहीं कि उसको जब शुद्ध शुद्ध पूर्ण रूप से हम निकाल लें तो उसको मापे हम, उसके अंदर राष्ट्रीय आय कह दें। तो कोई देश है, वहां पे प्राकृतिक साधन है, श्रम है, पूंजी है, इन सभी के द्वारा क्या हो रहा हो, तो चाहे देश के प्राकृतिक साधन हो, श्रम हो, पूंजी हो, इनके द्वारा जो कार्य करने की क्षमता होती है प्रतिवर्ष की, जिससे कार्य करने के बाद में जो भौतिक और अभौतिक वस्तुएं हमको प्राप्त होती हैं, उन्हीं और मतलब तमाम प्रकार की सेवाएं भी हम उत्पादन करते हैं उनका। तो इन सभी को मिला करके हम बात करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इन सभी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय लाभांश या राष्ट्रीय आय कहते हैं। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय लाभांश, ये सब एक ही शब्दावलियां हैं, इसका एक ही मतलब होता है। तो आपसे कभी कभी जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि जो है राष्ट्रीय लाभांश को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रीय लाभांश पे आप 50 शब्द लिखिए। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं। आइए चर्चा करते हैं हम। तो राष्ट्रीय आय से अभिप्राय होता है साधारणतः किसी देश में एक वर्ष में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की विशुद्ध मात्रा से होता है। राष्ट्रीय आय की अवधारणा समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। समष्टि अर्थशास्त्र व्यापक स्तर पर, मतलब एकदम बड़े स्तर पर सारी चीजों का गहन अध्ययन करता है। ध्यान होगा, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, समष्टि और व्यष्टि दो प्रकार के अर्थशास्त्र होते हैं। जब अर्थशास्त्र हम शुरुआत पढ़ते हैं तो अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र होता है जिसके अंतर्गत हम एक इकाई के बारे में अध्ययन करते हैं, मतलब छोटे मोटे जो चीजें होती हैं उनका उनका हम अध्ययन करते हैं, जो कि अपने देश से सीमित, मतलब अपने देश नहीं, बहुत छोटे स्तर पर जिनकी बात करें हम।
ठीक है। और उसके बाद में जब हम बड़े स्तर पर बात करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तब हम उसको क्या कहते हैं, उसी को हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो जो राष्ट्रीय आय होता है इसको हम समष्टि आय के अंतर्गत रखते हैं, मतलब समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक, ये बात समझ लीजिए आप, क्योंकि इसके अंतर्गत देश की समग्र आय की माप, अब समझ लीजिए अब देहाती भाषा में थोड़ा सा, जैसे देखिए आय, अब कोई व्यक्ति है, मान लिया कोई व्यक्ति है, जैसे मार्शल महोदय थे, इन्होंने बताया था, मार्शल महोदय, ये जो है मार्शल महोदय राष्ट्रीय आय से संबंधित परिभाषा दी इन्होंने, कहा कि देश में कोई है, चाहे प्राकृतिक साधन हो, चाहे कोई व्यक्ति श्रम शक्ति में आगे हो, या फिर उसके पास पूंजी हो, इन सभी के कार्य करने से जो एक वर्ष में क्या प्राप्त होता है, हमको भौतिक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। अभौतिक वस्तुएं मतलब जो भी प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, या फिर जो हमको सेवाएं मिलती हैं, जो वस्तुएं आप समझते हैं, भौतिक वस्तुएं, अभौतिक वस्तुएं, पंखा, टीवी, फ्रिज, कूलर, ये सब, यही सब होती हैं वस्तुएं। ठीक है, भौतिक अभौतिक वस्तुएं। तो भौतिक वस्तुओं में ये सब आती हैं, टीवी, फीलर, मतलब जो फ्रिज वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, जो आपको सुविधाएं सेवाएं प्राप्त करवाती हैं, ये इन सभी के हम इन सभी का मापन करते हैं, इन सभी का मूल्य निकालते हैं, और यही सब मूल्य निकाल करके हम बता देते हैं कि यही राष्ट्रीय आय है। ठीक है, एक वर्ष में निकाला जाता है किसके माध्यम से, श्रम और पूंजी के द्वारा क्या किया जाता है, एक वर्ष में भौतिक और अभौतिक वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन को देखा जाता है, और उसी का हम निकाल लेते हैं। जैसे कोई चीज हो उसी का हम निकाल लेंगे। ठीक है, बस इतना समझिए कि एक साल में क्या होता है, एक साल में किसी किसी देश में क्या होता है, एक साल के अंदर किसी देश में जो चीज़ें हमको मिल प्राप्त होती हैं, जो तमाम सारी चीज़ें, बहुत सारा चीज़ उत्पादित किया जाता है, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ खुल जाती हैं, बहुत सारे चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारे पुल नाले वगैरह तमाम सारे बन जाते हैं, नए नए प्रकार की, जैसे मेट्रो बनती है कभी। तो उन सभी को हम देख लेते हैं कितनी चीज़ें हमने उत्पादित करी है, क्या क्या वस्तुएं हमने बनाई है, जिससे हमको क्या मिल रहा है, भौतिक या अभौतिक सुख प्राप्त हो रहा है। तो भौतिक या अभौतिक वस्तुएं जो हम बनाते हैं, या फिर जिनसे हमको सुख प्राप्त होता है, या फिर जिससे हम किसी प्रकार से अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इन्हीं सब की माप की जाती है। और इन सबको मापने के बाद में निकाला जाता है कि कितने पैसे इनमें सब में खर्च हुए। इन सबको पैसों को इकट्ठा मतलब मापा जाता है। इन सबका क्या की जाती है, इन सभी की गणना करने, मतलब गिन लिया जाता है, गणना की जाती है। और गणना करने के बाद में क्या प्राप्त होता है, हमको नेशनल इनकम प्राप्त होती है, यानी राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे बढ़ते हैं हम, अगला देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण सूचक होता है। तो वो देश कैसा, आर्थिक व्यवस्था उसकी कैसी है, उस पर निर्भर करता है राष्ट्रीय इनकम की, कितनी राष्ट्रीय इनकम होगी, यानी नेशनल इनकम कितनी होगी उसकी। ठीक है, जैसे भारत है तो उसकी थोड़ी कम होगी, अमेरिका है तो उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, और जीडीपी कहते नहीं, जीडीपी इनकी बहुत ज़्यादा हो गई। तो जीडीपी मतलब होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी इसको हम कहते हैं क्या, जीडीपी। अब जीडीपी यानी इसको हम क्या कहते हैं, जीडीपी को, कि जो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो एक सीमा के अंदर भारत में रह रहे लोगों के द्वारा जो सेवाएं या फिर भौतिक वस्तुएं, अभौतिक वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं, या फिर जो भारत में सारी चीज़ें हो रही हैं, उनको हम ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। तो जो भारत की सीमा के अंतर्गत होते हैं उन्हीं को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी बाहर भी हो सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय उसकी आर्थिक स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण सूचक होता है। एक देश के आर्थिक विकास को राष्ट्रीय आय के माध्यम से ही मापा जाता है। राष्ट्रीय आय के लिए राष्ट्रीय लाभांश एवं राष्ट्रीय उत्पाद शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। तो राष्ट्रीय लाभांश मतलब राष्ट्रीय आय को हम और दो नामों से जानते हैं, राष्ट्रीय लाभांश मतलब राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय लाभांश या राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, ध्यान रखिए। अब राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन करते हैं तो राष्ट्रीय मूल्य प्राप्त होता है। राष्ट्रीय मूल्य प्राप्त हुआ तो उसी को हम लाभांश देख लेते हैं कि कितना लाभ मिला है उसमें। ठीक है, आगे देखते हैं राष्ट्रीय आय की परिभाषाएं। राष्ट्रीय आय की परिभाषाएं देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय की विचारधारा में शास्त्रियों ने अलग अलग दृष्टिकोण अपनाए हैं। मार्शल, पीगी और फिशर द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, उन्हीं की हम चर्चा कर लेते हैं। आइए देखिए, प्रोफेसर मार्शल ने कहा, प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा देखते हैं। वैसे जो एक प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रीय आय को मापने के लिए विधियां प्रयोग की जाती हैं, तो कितनी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय को हम 5 विधियों के द्वारा माप सकते हैं। एक तो उत्पादन विधि, दूसरी आय विधि, सॉरी पहला उत्पादन विधि, दूसरी आय रीति, तीसरा मिश्रित रीति, ठीक है, और चौथा है व्यय रीति, और पांचवा है आपका सामाजिक लेखांकन के द्वारा। तो चाहे उत्पादन को मद्देनजर रखते हुए हम माप लेते हैं किसी चीज को, या फिर आय देख लेते हैं, ठीक है, या फिर मिश्रित दोनों को मिला करके देख ले, या फिर व्यय देख ले। ठीक है,
या फिर सामाजिक लेखांकन के माध्यम से हम पता लगा लेते हैं कि किसी राष्ट्र की या किसी देश की आय कितनी होती है। प्रोफेसर मार्शल देखते हैं इनकी परिभाषा। मार्शल ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ध्यान रखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर मार्शल। इन्होंने अपनी पुस्तक में बताया कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा दी है इन्होंने अपनी पुस्तक में, कौन सी दी? कि किसी देश का श्रम और पूंजी, किसी देश का श्रम और पूंजी प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर प्रतिवर्ष क्या करता है? भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं के शुद्ध योग का, जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं सम्मिलित होती है, उत्पादन करता है। ठीक है, यही देश की क्या होती है? वास्तविक शुद्धाएं होती है। क्रियाओं की शुद्ध पदार्थों का ही मतलब का योग ही उसकी कुल उत्पत्ति होती है, जिसे उस देश की राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक, विशुद्ध राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए देश की जो राष्ट्रीय आय होती है, राष्ट्रीय आय में से क्या किया जाता है? सभी उत्पादन क्रियाओं में मूल्य ह्रास, घिसावट, व्यय को घटा देना चाहिए के शब्दों में इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि हम अपने श्रम शक्ति से या फिर क्या करते हैं? श्रम शक्ति से या प्राकृतिक साधन जो हैं, प्राकृतिक साधन जो हमारे देश में रह रहे हैं, किसी देश में जो प्राकृतिक साधन है, जैसे मान लेते हैं कोयले की खदान है। अब कोयले की खदान है तो वहां पे हम क्या करते हैं? उसमें हमने श्रम किया और पूंजी लगाया, मतलब श्रम किया, कोयले की खान को हमने खोदा, कोयले की खान को खोद करके उसमें हमने क्या किया? उस पर फैक्ट्री लगाई, मतलब पूंजी लगा दी। अब पूंजी लगाने के बाद में हमने उस पर कार्य किया, और हमने उस पर कार्य करने के बाद में एक वर्ष में क्या प्राप्त कर लिया? हमने उससे भौतिक साधन बनाए और अभौतिक साधन बनाए। मान लिया हमने उससे कोयला बना लिया। अब कोयला बना लिया, कोयला एंथ्रासाइड प्रकार का कोयला, मतलब सबसे अच्छा कोयला हमने बना लिया। मान लिया 2 प्रकार के कोयले बनाए, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस। ठीक है, 2 प्रकार के कोयले बना लिए। ठीक है, अब मान लिया या फिर एक ही प्रकार का कोई प्रकार का कोयला बना लिया, तो उससे हम विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। उससे हम अंगीठी जलाते हैं, कोयले से हम पहले इंजन चलता था, मतलब भाप का इंजन, उससे कोयले उससे चलता था। कोयले से मतलब अब बहुत प्रकार की अभी भट्टी वगैरह चलती है, तो कोयला से उसका उत्पादन करते हैं, ईंधन है कोयला एक प्रकार का। ठीक, तब अब कोयला हमको प्राप्त हो गया मान लिया। अब हम देखेंगे कि जो प्राकृतिक साधन थे उसमें हमने कितने पैसे का श्रम लगाया। अब मान लिया 10 रुपए का हमने श्रम लगाया उसमें 1 मिनट के लिए, मान लिया 10 रुपए का श्रम लगाया, और उसमें हमारी पूंजी लगी कितना? पूंजी लगी मान लिया 50 रुपए की पूंजी लगी, 10 रुपए का श्रम लगाया, तो कुल मिलाकर के 60 रुपया मान लिया हमने उसमें लगा दिया। और मशीनीकरण के माध्यम से मान लिया 10 रुपए और मशीनीकरण के माध्यम से लग गया, तो कुल मिलाकर के मान लिया 70 रुपए लग गए। अब 70 रुपया लग गया उसको हमको कोयला बनाने में। अब कोयला बन गया तो आपका तैयार हो गया। अब जब आप कोयले को बेच रहे हैं, मार्केट वैल्यू कोयले की देखते हैं कि मार्केट वैल्यू 100 रुपए है मान लिया। अब कोयले की मार्केट वैल्यू 100 रुपए है प्रति किलोग्राम। अब आपने 1 किलो कोयला बनाया है, 70 रुपए लगे हैं उसको बनाने में। ठीक, अब 70 रुपए में आपने 1 किलो कोयला बनाया, उसकी मार्केट वैल्यू 100 रुपए है, तो जो आपकी 70 रुपए है ये क्या होता है? यही 70 रुपए आपका क्या है? तो 70 रुपए आपका क्या होता है? 70 रुपए जो होता है ये राष्ट्रीय, 1 मिनट रुकिए। ठीक, तो जो हम 70 रुपए मिला मान लिया हमको, अब 100 रुपए वो है, 100 रुपए में हमने कोयला बेच दिया। अब 100 रुपए में जब हमने कोयला बेच दिया, अब 100 में से 70 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 30 रुपया। अब यही 30 रुपया क्या है? हमारी राष्ट्रीय आय है। यही 30 रुपया हमारी आय है। 30 रुपया हमारा हमको क्या मिला? राष्ट्रीय लाभांश मिला या राष्ट्रीय आय। तो 30 रुपया जो हमको मुनाफा मिल रहा है यही होता है राष्ट्रीय लाभांश या राष्ट्रीय आय या उत्पादन मूल्य। ठीक, तो कुल मिलाकर के आप समझ सकते हैं कि मतलब यही चीज होती है। तो 30 रुपया आपको क्या मिला? राष्ट्रीय आय मिला। और जो आपका जो है वो सारी चीजें पिछली चीजें पड़ी हुई है, जैसे 70 रुपया है, वो आपका लागत मूल्य हो गया। ठीक है, तो आपका इनकम जो मिला वो मतलब मुनाफा 30 रुपए का मिला, यही राष्ट्रीय आय होता है। तो किसी देश में मान लिया जो उत्पादन किया जाता है, सारी चीज उत्पादन कर ले, उसके बाद में उसमें जो पूंजी वगैरह श्रम शक्ति सारी लगी है उसको काट देंगे, और जो मुनाफा बचता है वही क्या हो जाता है? वही राष्ट्रीय आय हो जाती है उस राज्य की, उस देश की। ठीक, इतनी बात ध्यान रखेंगे। तो वही कहते हैं कि विशुद्ध राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए, विशुद्ध राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए देश को राष्ट्रीय आय में से, जब राष्ट्रीय आय में से क्या करें? सभी उत्पादन क्रियाओं में संलग्न मशीनों के मूल्य ह्रास, घिसावट, व्यय को घटा देना चाहिए। मार्शल के शब्दों में यदि हम एक देश की आय पर विचार करें तो हमें उन स्रोतों के क्षय के लिए प्रबंध करना होगा जिनसे वह आय प्राप्त होती है। ठीक, आगे देखते प्रोफेसर पीगू की परिभाषा। प्रोफेसर पीगू ने क्या कहा? प्रोफेसर पीगू कहते हैं कि राष्ट्रीय लाभांश समाज की वस्तुगत आय होती है। समाज की क्या होती है? वस्तुगत आय होती है, जिसमें निस्संदेह विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल किए जाते हैं।
तो जो राष्ट्रीय आय होती है इसमें जो विदेशी आय हमको प्राप्त होते हैं, विदेश से पैसा आ रहा है वो भी प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति अब भारत का है, वो जा करके सऊदी अरब में नौकरी कर रहा है, वहां से पैसे भेज रहा है, तो वो भी क्या होगा, वो उसको भी हम राष्ट्रीय आय के अंतर्गत गणना करते हैं। ठीक, तो क्या होगा, राष्ट्रीय लाभांश समाज की वस्तुगत आय होती है जिसमें क्या किया जाता है, निस्संदेह विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल होती है। वह भाग जो कि द्रव्य में मापा जाता है। प्रोफेसर पीगू ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है जिनके बदले में द्रव्य चुकाया जाता है, अर्थात जिनको द्रव्य मतलब द्रव्य में मापा जा सकता है, मतलब जिनका हम कीमत लगा सकते हैं, उन्हीं को इन्होंने राष्ट्रीय आय कहा। उन वस्तुओं तथा सेवाओं को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा जिनका मूल्य मुद्रा के रूप में व्यक्त नहीं किया सकता, मतलब जिनका हम मुद्रा के रूप में उसको व्यक्त नहीं कर सकते कितने पैसे की चीजें हैं, तो उनका हम राष्ट्रीय आय नहीं निकालते हैं। ठीक, तो उसको राष्ट्रीय आय के अंतर्गत नहीं रखते। उदाहरण के रूप में समझ लीजिए, एक नौकरानी को अपनी सेवा के बदले में प्राप्त होने वाला जो वेतन है राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाएगा, परंतु यदि उसका मालिक उसकी सेवा राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होगी क्योंकि उसे अब वेतन नहीं मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के समझे आप, अगर कोई मालिक है और उसके यहाँ कोई नौकरानी नौकरी करती है, ठीक, अब क्या हुआ, मालिक की शादी नहीं हुई है, मालिक नौकरानी को देख करके पसंद कर लेता है, उसको पसंद है नौकरानी। अब जब तक नौकरानी को वेतन दे रहा है, मान लिया 5,000 रुपये सैलरी दे रहा है, तब तक वो आय है राष्ट्रीय, तब तक वो आय के अंतर्गत हम उसकी गणना करेंगे। लेकिन अब उससे शादी कर ले रहा, उसके बाद में उसको चाहे जितना खिलाए पिलाए या फिर कुछ भी दे, तो उसको हम राष्ट्रीय आय के अंतर्गत नहीं रखते हैं। ठीक, समझ में आई बात? किसने कहा? प्रोफेसर पीगू ने। अब प्रोफेसर फिशर को समझ लेते हैं, इन्होंने क्या कहा। प्रोफेसर फिशर महोदय ने कहा, क्या कहा प्रोफेसर फिशर ने, कि प्रोफेसर इरविन फिशर, इनका पूरा नाम प्रोफेसर इरविन फिशर है, तो इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आय को परिभाषित करते हुए कि एक बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण अपनाया है इन्होंने, बिल्कुल दृष्टिकोण मतलब एकदम से अलग दृष्टिकोण अपनाया। ये कहते हैं प्रोफेसर फिशर कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा उपयोग पर आधारित होती है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा किस पर आधारित होती है? उपयोग पर आधारित होती है, जबकि मार्शल तथा पीगू की परिभाषा उत्पादन पर आधारित थी। फिशर के अनुसार राष्ट्रीय लाभांश या आय में केवल अंतिम उपभोक्ता द्वारा प्राप्त की जाने वाली सेवाओं को, चाहे उनकी प्राप्ति भौतिक वातावरण में हो या मानवीय वातावरण में हो, शामिल किया जाता है। इस प्रकार एक पियानी या ओवरकोट जो कि मेरे लिए इस वर्ष की आय का भाग नहीं है, बल्कि वह पूंजी में वृद्धि मात्र है, केवल वे ही सेवाएं जो कि इन वस्तुओं के प्रयोग से मुझे मिलेंगी आय के अंतर्गत आएंगी। फिर से एक बार देखिए इनको, इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लाभांश या आय में केवल अंतिम उपभोक्ता द्वारा प्राप्त की जाने वाली वस्तुओं को हम सम्मिलित करते हैं, चाहे उनकी प्राप्ति भौतिक वातावरण से होती हो चाहे मानवीय वातावरण से हो। समझे? भौतिक वातावरण आप समझ सकते हैं, भौतिक वातावरण भौतिकवादी समाज होता है, उसमें अब जो नए नए साधन नए नए तकनीकों का विकास हो रहा है, उन्हीं को हम भौतिक साधनों के अंतर्गत रखते हैं, भौतिक संसाधन के अंतर्गत। तो जो भौतिक वातावरण मतलब भौतिक संसाधन जहाँ पे होंगे वो भौतिक वातावरण का निर्माण करेंगे। तो भौतिक वातावरण से चाहे वो हमको आय प्राप्त हो रही हो या मानवीय वातावरण से, ठीक है। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रीय लाभांश या आय में केवल अंतिम उपभोक्ता के द्वारा, अंतिम उपभोक्ता जो होता है वो जो प्राप्त करता है, क्या सेवाएं प्राप्त करता है, चाहे वो भौतिक वातावरण में हो या फिर मानवीय वातावरण में हो, उन्हीं को शामिल किया जाता है। ठीक, इस प्रकार से एक पियानी या ओवरकोट जो कि मेरे लिए इस वर्ष की आय का भाग नहीं है, बल्कि वह पूंजी में वृद्धि मात्र होता है, पूंजी में वो वृद्धि कर रहा है। ठीक, केवल वही सेवाएं जो कि इन वस्तुओं के प्रयोग से मुझे मिली हैं मिलेंगी आय के अंतर्गत आएंगी, बाकी नहीं आएंगी। ठीक, ये बात किसने कहा? तो ये बात कहा प्रोफेसर फिशर महोदय ने। तो इस प्रकार से आपने समझा, एक होता है प्रति व्यक्ति आय। अब प्रति व्यक्ति आय को हम कैसे निकालते हैं? प्रति व्यक्ति आय बराबर एक सूत्र होता है, आपको बता दें, सूत्र होता है एक, प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। क्या होता है? कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। तो देखिए, अगर हम उनको प्रति व्यक्ति आय निकालनी है तो पहले हम कुल राष्ट्रीय आय निकालेंगे, कुल राष्ट्रीय आय कितनी है। तो कुल राष्ट्रीय आय, मान लिया किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय 100 रुपये है, मान लेते हैं 100 रुपये है एक देश की राष्ट्रीय आय। ठीक, एक राष्ट्र की राष्ट्रीय आय 100 रुपये है और वहाँ की कुल जनसंख्या मान लेते हैं कितने रुपये, कितने हैं 50 या फिर 2 मतलब 50 रुपये, 50 जो है जनसंख्या, 50 लोग रहते हैं उस देश में और वहाँ की जनसंख्या मतलब राष्ट्रीय आय कितना है? 100 रुपये है। अब हम कैसे निकालेंगे कि जो है एक व्यक्ति का मतलब प्रति व्यक्ति आय कैसा है? तो 0 से 0 5 दूना 10,
2। तो प्रति व्यक्ति आय कितना है? 2। तो यही है, जब प्रति व्यक्ति आय हमको निकालना होता है तो जितनी भी जो पूरे कुल राष्ट्रीय आय होती है उनमें से कुल जनसंख्या को भाग कर देते हैं, फट से निकल आता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो चलिए मित्रों, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में? तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां जो हैं, उसमें और अच्छे तरीके से राष्ट्रीय आय क्लियर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय आय की जो मापन की विधियां होती हैं, ठीक है, उनको हम देखेंगे, जैसे कि उत्पादन नीति या फिर मूल्य वृद्धि रीति। ठीक है, इस प्रकार से आय आय विधि, व्यय विधि, सामाजिक लेखांकन विधि, इन सभी को देखते हुए हम चलेंगे और पूर्ण सबको विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।